गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, કેમ છો બધા મજામાં। हमने अगले वीडियो में सच्चा बालक जो एक जीवन प्रसंग है उसकी समझ प्राप्त की थी, ठीक है। अब मैं उसका पुनरावर्तन कराती हूँ। तो ये जो सच्चा बालक एक जीवन प्रसंग है उसमें सच्चाई का महत्व दिखाया गया है। तो ये सच बोलने वाला जो लड़का है अब्दुल कादिर, वह डाकू को कैसे महान बना देता है उसकी बात है। तो हमारे जीवन में कितनी भी मुश्किलें आए लेकिन हमें अपने आदर्शों को नहीं छोड़ना चाहिए और हमेशा सच बोलना चाहिए। तो इसमें आने वाला व्याकरण हम देखते हैं। तो बच्चों, अब ये सच्चा बालक पाठ में आने वाले व्याकरण एक दो शब्दों में क्वेश्चन आंसर के बारे में हम देखते हैं। तो प्रश्नों के उत्तर एक दो शब्दों में लिखिए, यानी कि एक दो शब्दों में उसके आंसर लिखने हैं। नंबर 1 है काफिला कहाँ जा रहा था। तो हमने इस पाठ में देखा था कि काफिला कहाँ जा रहा था, तो काफिला बगदाद की ओर जा रहा था, तो आंसर आएगा बगदाद। नंबर 2, लड़के के पास कितनी असरफिया थी। तो वो लड़का अपने पास कितनी असरफिया बता रहा था, तो हमें पता है कि वो 40 थी, तो आंसर आएगा 40। नंबर 3, काफिले पर कौन टूट पड़े। तो आप सोचिए काफिले पर कौन टूट पड़ा था, तो डाकू। बालक चुपचाप क्या देखता रहा। बालक क्या देखता था, तो वो लूटमार जो हो रही थी वो देखता था, तो आंसर आएगा लूटमार। डाकू ने क्या करना छोड़ दिया। फिर डाकू ने क्या करना छोड़ दिया था, तो चोरी। सच बोलने वाला बालक कौन था। तो ये जो सच बोलने वाला बालक का नाम क्या था, अब्दुल कादिर। अब्दुल कादिर की समाधि कहाँ है, तो कहाँ है, बगदाद में। आंसर आएगा बगदाद। आगे है प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए। आ प्रश्नना जवाब આપણે એક એક વાક્યમાં આપવાના છે। नंबर 1, लड़के ने असरफिया कहाँ रखी थी। तो लड़के ने असरफिया अपनी सदरी के अस्तर में रखी थी। એની મમ્મીએ જે સીવીને આપી હતી જે પોતાનું જાકેટ, એની અંદર, એટલે કે असरफिया अपनी सदरी के अस्तर में रखी थी। नंबर 2 है, लड़के की माँ ने उसे क्या सीख दी थी। તમને પણ તમારી મમ્મી ઘણી શીખ આપતા હશે, તેમાંથી એમ કહે છે કે એની માને એને કઈ શીખ આપી હતી। તો लड़के की माँ ने उसे हमेशा सच बोलने की सीख दी थी। कौन सी सीख दी थी, सच बोलने की। नंबर 3 है, डाकू लड़के को किसके पास ले गया। जो डाकू था वो लड़के को किसके पास ले गया, तो डाकू लड़के को अपने सरदार के पास ले जाता है। कहाँ ले जाता है, सरदार के पास। नंबर 4, डाकू सरदार को क्या देखकर आश्चर्य हुआ। उन्हें क्या देखकर आश्चर्य हुआ, तो लड़के ने अपनी सदरी फाड़कर उसमें से छिपी 40 असरफिया दिखाई, तब डाकू को आश्चर्य हुआ था। नंबर 5, डाकुओं ने क्या प्रतिज्ञा की। क्या प्रतिज्ञा की थी, तो डाकुओं ने फिर कभी लूटमार न करने की प्रतिज्ञा की। आगे है मुहावरे और उनके अर्थ, सही जोड़ मिलाइए। तो यहाँ पे जो सही जोड़ मिलाने हैं उसमें है मुहावरे। तो सबसे पहले अ में है पता चलना। पता चलना यानी कि उसका अर्थ होता है मालूम होना। तो यहाँ ब में से हमें उसका आंसर ढूंढकर लिखना है। पता चलना यानी कि मालूम होना। नंबर 2 है घुटने टेकना। किसी के सामने घुटने टेकना यानी कि हार मानना। नेक रास्ते पर चलना। तो नेक रास्ते पर चलना उसका अर्थ होता है सही रास्ते पर चलना। आँखों का तारा, तो बहुत प्यारा। कोई भी लड़का होता है वो अपनी माँ की आंखों का तारा होता है, बहुत प्यारा होता है। ऐसे हम वाक्य बना सकते हैं, लेकिन हमारे मुहावरे में वाक्य बनाने की कोई ज़रूरत नहीं, ओनली अर्थ ही लिखने हैं। कान फूंकना यानी कि किसी के विरुद्ध कुछ कहना। टूट पड़ना, किसी पर टूट पड़ना यानी कि हमला कर देना। ठीक है। आगे है शब्द समूह के लिए एक शब्द, જે આપણે ગુજરાતીમાં પણ આવે છે એવી રીતે હિન્દીમાં પણ છે। શબ્દ સમૂહ માટે એક શબ્દ। यात्रियों का जो समूह होता है उसे क्या कहते हैं, काफिला। જે યાત્રીઓનો સમૂહ હોય એને શું કહેવાય, કાફલો, એટલે કે કાફિલા। लूटना और मारना, लूटना और मारना उसे क्या कहते हैं, लूटमार।
सोने का सिक्का, जो सोने का सिक्का उसे क्या कहते हैं? अशरफी। असरफिया मत लिखना, असरफी। आगे है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रास्ते में खाली जगह पर डाकू टूट पड़े, तो यहाँ पे कौन से एग्जाम में नहीं मिलेंगे, हमें अपने आप से खाली जगह लिखनी है। तो रास्ते में खाली जगह पर डाकू टूट पड़े, किन पर? तो काफिले पर, तो आंसर आएगा काफिले। लड़के ने अपनी खाली जगह फाड़ डाली, क्या फाड़ डाली थी? सदरी। क्यों? क्योंकि उसमें से क्या निकालना था उसे? असरफी। हम लोग बड़े होकर भी ईश्वर के बताए खाली जगह रास्ते पर नहीं चलते। कैसे रास्ते पर? नेक रास्ते पर नहीं चलते। सच बोलने वाले बालक का नाम खाली जगह था, क्या था नाम? अब्दुल कादिर। आगे है विधानों को पूर्ण कीजिए। काफिले पर डाकू टूट पड़े और क्या करने लगे? एक एक को पकड़ने लगे, बंदूक चलाने लगे थे या लूटमार करने लगे थे? तो आपको आंसर पता होगा, क्या करने लगे थे डाकू? लूटमार करने लगे। नंबर 2, तूने इन असरफियों का पता हमें क्यों बता दिया? ये डाकू बोल रहा है ना कि असरफियों का पता हमें क्यों बता दिया, वो आंसर आएगा। नंबर 3 है यह छोटा बच्चा तो इतना बड़ा झूठ बोला, बड़ा छुपा रुस्तम निकला, या ऐसे संकट में भी झूठ नहीं बोला। ये छोटा बच्चा क्या करता था? ऐसे संकट में भी झूठ नहीं बोला। बड़ा होकर अब्दुल कादिर खाली जगह, तो बड़ा होकर क्या? महान बादशाह हुआ था, महान संत हुआ, या बहुत बड़ा व्यापारी बना? तो बड़ा होकर महान संत हुआ। निम्नलिखित वाक्य कौन किससे कहता है, लिखिए। नंबर 1 है तेरे पास भी कुछ है, ऐसा कौन बोल रहा है? तो एक डाकू जो है अब्दुल कादिर से कहता है। नंबर 2, तेरी असरफिया कहाँ है? तो ये डाकुओं का जो सरदार है वो अब्दुल कादिर से पूछता है। नंबर 3, झूठ बोलना पाप है, तो अब्दुल कादिर जो है वो डाकुओं के सरदार से कहता है। नंबर 4, इनका लूटा हुआ सामान इन्हें वापस कर दो, ये कौन बोल रहा है? तो जो डाकुओं का सरदार है वो अपने साथी डाकुओं से कहता है। ठीक है, आगे है नंबर 10, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। लड़के की माँ ने असरफिया सदरी के अस्तर में क्यों सी दी थी, बताइए। इसका आंसर आएगा कि लड़के की माँ ने असरफिया जो थी वो सदरी के अस्तर में इसलिए सी दी थी क्योंकि किसी को उसका पता न चले कि इसके पास असरफिया है, इसलिए उन्होंने असरफिया सदरी के अस्तर में सी दी थी। नंबर 2, लड़का झूठ क्यों नहीं बोला? क्योंकि लड़का झूठ नहीं बोला क्योंकि उसकी माँ ने उसे हमेशा सच बोलने की सीख दी थी, इसलिए वो लड़का झूठ नहीं बोला। इसी तरह हमें भी हमेशा सच बोलना चाहिए, झूठ बोलना नहीं है। नंबर 3, डाकू सरदार को किस बात का पछतावा हुआ? फिर सरदार को पछतावा होता है किस बात का? तो डाकू सरदार को इस बात का पछतावा हुआ कि वह बड़ा होने पर भी ईश्वर के बताए नेक रास्ते पर नहीं चलता, इस बात का उन्हें पछतावा हुआ। नंबर 4, डाकुओं ने लड़के से क्या सीखा? जो डाकुओं थे उन्होंने लड़के से क्या सीखा? तो डाकुओं ने लड़के से ईमानदारी सीखी कि भाई हमें हमेशा ईमानदारी रखनी चाहिए। इतना छोटा जो लड़का था वो अपनी माँ की सीख मानता है और हम भगवान के बताए नेक रास्ते पर भी नहीं चलते, और उन्होंने लूट मार छोड़कर नेक रास्ते पर चलने की प्रतिज्ञा की। अब आगे हमारी पुस्तक निकालिए, उसमें पेज नंबर है 77, वो देखिए। यहाँ पे एक प्रश्न नंबर 6 दिया है, पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पे एक हिंदी दैनिक पत्र है, अहमदाबाद, रविवार 28 अगस्त 2011 का।
તો આપણી ઘરે જે દૈનિક પત્ર આવે છે વર્તમાનપત્ર, એવું જ આ એક વર્તમાનપત્ર છે. એની અંદર જે સ્થાપેલી છે અહીંયા કહાની કે જે પણ મિટ્ટીની પ્રતિમા માટેની જે પણ વાત છે એની હું તમને વાત કરું છું. અને આમાંથી કોઈ પણ આ અહેવાલ આપેલો છે એમાંથી તમને પ્રશ્નોના જવાબ પૂછવામાં આવે તો આની અંદરથી શોધીને આપણે જવાબ લખવાના રહેશે. ઓકે, તો આવું પણ પૂછાઈ શકે પરીક્ષામાં. તો કોઈ તમને ફકરો આપ્યો હોય એમાંથી તમારે એના આન્સર શોધીને લખવાના. તો આ એક આપણે અહીંયા ચોપડીમાં છે આપણે જોઈએ तो छे वडोदरा में पहली बार गणेश जी की मिट्टी की प्रतिमा स्थापित करने की बातचीत की है. देखिए, वडोदरा उत्सव प्रिय नगरी वडोदरा में गणेशोत्सव के कुछ ही दिन शेष होने से शहर के छोटे मोटे युवक मंडलों द्वारा गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करने के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई है. એટલે કે વડોદરામાં ગણેશોત્સવ માટેના થોડાક દિવસ બાકી હતા ત્યારે શહેરના નાના મોટા જે યુવક મંડળો છે એ ગણેશજીની મૂર્તિ સ્થાપિત કરવા માટેની તૈયારીઓ શરૂ કરી છે. ऐसे समय पर्यावरण तथा पीओपी के प्रतिबंध को ध्यान में रखकर शहर के राजमहल रोड स्थित जो ताड़फलिया सार्वजनिक युवक मंडल ने इस वर्ष पहली बार गणेश जी की मिट्टी की प्रतिमा स्थापित करने का निर्णय किया. तो त्या आगळ તે શહેરની અંદર રાજમહલ રોડ ઉપર જે તાડફિયાના સાર્વજનિક યુવક મંડળ છે એ આ વર્ષે શું કરે છે, ગણેશજીની માટીની પ્રતિમા સ્થાપિત કરવાનો નિર્ણય કરે છે. કોણ? તો કયું છે? આ તાડફલિયા જે સાર્વજનિક યુવક મંડળ છે એ માટીની પ્રતિમા સ્થાપિત કરવાનો નિર્ણય કરે છે. તાડફલિયા યુવક મંડળ દ્વારા પ્રથમવાર 22 फुट ऊंची तथा 800 किलो वजन की विशालकाय गणेश जी की प्रतिमा बनाने का बीड़ा उठाया है. तो जो आप ताड़फलिया युवक मंडल है पहली बार 22 फूट ऊंची और 800 किलो वजन ने मोटी विशालकाय એટલે કે મોટી ગણેશજીની પ્રતિમા બનાવવાનો બીડો ઉઠાવ્યો છે એટલે વિચારી કર્યો છે. प्रतिमा के निर्माण के लिए कोलकाता से विशेष मूर्तिकार तपन मंडल के कलाकारों को बुलाया है. एना माटे विशेष मूर्तिकारने पण कोलकाता એટલે કે કોલકાતાથી બોલાવવામાં આવ્યા છે. તો આપણે અમુક વસ્તુ યાદ રાખવાની, ક્યાંથી મૂર્તિકારને બોલાવવામાં આવ્યા છે તો કોલકાતાથી. કેટલા વજનની છે તો 100 કિલો વજનની. કેટલી ઊંચી છે તો 22 ફૂટ ઊંચી. કયું યુવક મંડળ છે, आ बधा प्रश्नों जवाब पूछाय तो आपणे याद रखवा पड़े. ओके, यह कलाकार पिछले 1.5 साल से शहर का मेहमान बना है तथा शास्त्रोक्त विधि के अनुसार वह गणेश जी की मिट्टी की प्रतिमा को अंतिम रूप दे रहा है. आज ये कलाकारों छे ए शहरना मेहमान बनीने अहींया रह्या छे अने शास्त्रो विधि अनुसार गणेशजीनी माटीनी प्रतिमाने बनावीने अंतिम रूप એટલે કે માટીની प्रतिमा बनावी आपे छे. तो इसी के अनुसार इसमें से प्रश्न पूछ सकते हैं कि अखबार में छपे समाचार कब प्रसिद्ध हुआ. तो ये जो अखबार है वो कब प्रसिद्ध हुआ तो देखिए 28 अगस्त रविवार को. कब है? इसका आंसर क्या मिलेगा हमें? 28 अगस्त रविवार 2011 के दिन प्रसिद्ध हुआ. इसकी हेडलाइन पढ़ी तो इसकी हेडलाइन क्या है? हिंदी दैनिक पत्र. हेडलाइन में आएगा वडोदरा में पहली बार गणेश जी की मिट्टी की प्रतिमा स्थापित करने का. ठीक है, फिर समाचार किसके बारे में है तो ये समाचार किसके बारे में, वैसा क्वेश्चन आएगा तो हम आंसर लिख सकते हैं कि वडोदरा में गणेशोत्सव के लिए तैयार होने वाली गणेश जी की जो 22 फुट ऊंची और 800 किलो वजन की मिट्टी की प्रतिमा जो बनने वाली है उसके बारे में ये समाचार प्रसिद्ध किया गया है. ये समाचार किस शहर के हैं? क्या शहरना है तो अहींया आपणे जोई सकीशुं. अहींयाथी आपणे आंसर मळशे कि वडोदरा. तो ये वडोदरा शहर के समाचार हैं. कौन से मंडल जो है गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करने का निर्णय किया है? कौन से मंडल है तो ताड़फलिया. ताड़फलिया जो सार्वजनिक युवक मंडल है उसने ये प्रतिमा स्थापित करने का निर्णय किया. फिर ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है गणेश जी की प्रतिमा किससे बनी है. तो यहाँ पे जो बात की गई उसमें से गणेश जी की प्रतिमा किससे बनी है? मिट्टी से. प्रतिमा निर्माण के लिए किसको बुलाया गया है तो हम यहाँ से ढूंढ सकते हैं कि कोलकाता से विशेष मूर्तिकार को बुलाया गया है. ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आंसर ऐसे गद्यांश में से पूछा जा सकता है. ऐसे कोई भी गद्यांश ये मैं आपको उदाहरण के लिए दिखा रही हूँ
ऐसे कोई भी गद्यांश एग्जाम में पूछा जाए तो उसमें से हमें आंसर ढूंढकर लिखना है, ठीक है। ओके, यहाँ पे हमारा पाठ खत्म होता है। उसमें जो भी लिखना है उसकी फोटो आपको वीडियो के नीचे भेज देंगे। ओके, थैंक यू।